अस्सलाम वालेकुम। कहो संजेंटा में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद हुसैन। आज हम बात करेंगे आलू के इब्तदाई मरहले की देखभाल के बारे में। तो इस प्रोग्राम में हमारे पहले मेहमान हैं मखदूम हुसैन सियाल साहब, जो कि एग्रो ऑपरेशन मैनेजर हैं इस्माइल इंडस्ट्री लिमिटेड के। इसके बाद हमारे सेकंड मेहमान हैं खुरम वाहिद साहब, जो कि ऐसा 15 साल से फार्मिंग कर रहे हैं और टिशू कल्चर का एक्सपीरियंस रखते हैं और अपने फार्म पे टिशू कल्चर की लैब भी डेवलप कर रहे हैं। हमारे तीसरे मेहमान हैं मरीफ फजल साहब, जो कि 5 साल से फार्मिंग कर रहे हैं और फार्मिंग इनिशिएटिव पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरा पहला सवाल है मखदूम साहब से कि आपके ख्याल में आलू की फसल की क्या अहमियत है? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच अहमद साहब और संजंटा का भी, जिन्होंने आज हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आज हम लोग आलू के ऊपर बात करें। जैसा कि आपको पता है कि जो आलू है ये पाकिस्तान की मक्की, गंदम और चावल के बाद चौथी बड़ी फसल है। और ना सिर्फ ये अपनी जो खुराक के हवाले से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसके साथ साथ ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमी रेवेन्यू के हवाले से भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर हम लोग थोड़ा सा ओवरऑल देखें तो 1947 में जो आलू की पैदावार सिर्फ 27,000 मैट्रिक टन थी और आज इसकी पैदावार 44,39,000 मैट्रिक टन है, जो कि 189.9% ग्रोथ है। और पाकिस्तान के अंदर आलू के अलावा कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो कि इतनी बड़ी मकदार में जिसने अपना जो एकड़ेज है या टनेज है वो इंक्रीज़ की है। तो ये ना, इसके अलावा हम लोग लोकल हमारा पाकिस्तान भी माशाल्लाह इसमें अच्छी हम लोग पैदावार कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी जाके इससे अच्छा रेवेन्यू जो है ना वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। जी, खुरम साहब, आप बताएंगे कि आप आलू की आउटलुक कैसी देखते हैं? बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपके जो सवाल किया आपने। हमारे इलाके में आलू इस अब तो मेन क्रॉप बन चुकी है ये, और क्योंकि इसकी डिमांड बहुत जनरेट हो रही है। आने वाले दिनों में काफ़ी आबादी की, आपको पता है कि पॉपुलेशन बहुत है और ये आलू एक हमारी खुराक का अहम हिस्सा है। तो हमारे इलाके में आलू की फसल काफ़ी एकर्स पे ये एज ए मेन क्रॉप काश्त हो रही है अब। और मैं देखता हूँ कि दिन ब दिन ये आने वाले दिनों में इसकी जो डिमांड है आलू की वो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि पिछले 2-3 साल से मार्केट बहुत अच्छी है इसकी, फार्मर के लिए बड़ी अच्छी इसमें ग्रोथ मिल रही है फार्मर को। और इस वाले से आलू हमारा तो मेन फोकस हमारा आलू ही है। इंडस्ट्रियल डिमांड अब इसमें आ गई है, जैसे क्रिस्प इंडस्ट्री है, इसमें इंडस्ट्री हो गई है, पेप्सिको आ गई है इसमें, और ये एग्रीमेंट करते हैं फार्मर्स के साथ, और ये इनको एक बहुत ह्यूज क्वांटिटी में जो है क्रिस्प वैरायटी आलू की जो स्पेशल वैरायटीज़ हैं, वो जो क्रिस्प जिनसे चिप्स बनता है वो इनको चाहिए होती हैं, और ये इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैं देखता हूँ कि ये टेबल पोटैटो खाने के अलावा और ये इंडस्ट्री पोटैटो जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी बड़ी ये इसमें ग्रोथ आ रही है और डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है। मुनीब साहब, आप बताएंगे कि आप आलू की बिजाई के मरहले में कौन कौन से मसाइल देखते हैं? बहुत शुक्रिया अहमद साहब। जी, आलू के जो इब्तदाई स्टेज में हमें मराहिल होते हैं, उनमें से सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमने ज़मीन कौन-सी सिलेक्ट करनी है। हम बहुत ज़्यादा सख्त ज़मीन भी नहीं इस्तेमाल कर सकते और ना ही रेतली ज़मीन जिसको हम कहते हैं वो भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। आलू की तैयारी के लिए एक बहुत ही आइडियल सी हमें लोमी ज़मीन की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो हमारे लिए सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है सीड का सिलेक्ट करना। सीड हम बहुत ही आइडियली उसको सिलेक्ट करते हैं जो कि एक नॉर्मल रेशियो में देखें तो 35 से लेकर 65 ये एक आइडियल सीड है। ये एक आलू की काश्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तकरीबन इस साइज़ का सीड इस्तेमाल करें। इसके बाद फर्टिलाइज़र प्लान। अब जैसे कि आप ख़ुद भी बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डॉलर प्राइस की वजह से फर्टिलाइज़र के रेट्स हैं वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं। सो इस वक्त फार्मर के लिए एक आइडियल प्लान बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है, हमें अपना बजट भी एक मेंटेन करना होता है, तो उसके लिए वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है।
इसके अगला मराहिल आता है जी सीड ट्रीटमेंट के बारे में। सीड ट्रीटमेंट में ज़ाहिर बात है क्योंकि बहुत अहम है, किरदार अदा करता है। आलू को इब्तिदाई मराहिल में जितनी भी बीमारियाँ उसको फेस करनी पड़ सकती हैं, उसके लिए सीड ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। सो एक बहुत एक मल्टीनेशनल का या एक अच्छी कंपनी का सीड ट्रीटमेंट बहुत अहमियत रखता है। बिजाई के बाद जो हमारे पास सबसे अहम मराहिल आता है वो है वीड्स पे कंट्रोल। वीड्स को हम दो तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं, या तो हम उसको बिजाई के फ़ौरन बाद ही एक वीडीसाइड स्प्रे करके उसको रोक लें, प्री एमरजेंस कर लें, या हम उसके बाद पोस्ट एमरजेंस स्प्रे भी कर सकते हैं। और दोनों बहुत ही ज़रूरी हैं क्योंकि जितनी जल्दी आप अपने वीड्स पे कंट्रोल हासिल कर लेंगे, आपकी आलू की फसल उतनी ही बेहतर होएगी और उसको प्रॉपर खुराक जो है वो मिलेगी। थैंक यू मुनीब साहब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और बीज के हवाले से बात करते हैं। मखदूम साहब, अच्छी आलू से अच्छी पैदावार लेने के लिए बीज का क्या किरदार है? सीड सीड क्योंकि किसी भी फसल का जो बुनियादी जुज़ वो सीड से ही है। अगर अच्छा और सेहतमंद बीज, ख़ास तौर पे हम लोग अगर आलू के हवाले से बात करें, तो इसकी जो असल बुनियाद है फसल की, अच्छी पैदावार लेने के लिए वो अच्छा सीड है। जो अच्छा सीड होगा वो 3 चीज़ें उससे हम फार्मर जो हमारा वो अच्छे तरीके से, नंबर 1 उसकी पौधों की तादाद पूरी होगी, नंबर 2 उसके जो बीमारियों के ख़िलाफ़ वो क़ुव्वत मुदाफ़त उसमें अच्छी होगी, तीसरे नंबर पे जो मौसमी हालात हैं वो अच्छा जो बीज होता है वो उसको बीमारी मतलब मौसमी हालात को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत भी उसके साथ उसके बाद वो अच्छा उसके ख़िलाफ़ रेज़िस्ट करेगा। तो इसलिए मेरे नज़र में जो आलू की फसल का बुनियादी जुज़ सीड ही है कि अच्छा सीड से ही जो हमारा ज़मींदार है वो अच्छी पैदावार ले सकता है। और उसके अलावा जो अच्छा बीज के अंदर 2-3 ख़ुसूसियात हैं कि वो ज़्यादा पुराना ना हो, अच्छे टेम्परेचर में स्टोर के अंदर वो स्टोर हो, और उसके बाद उसको उसकी डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए उसको प्रॉपर टाइम दिया जाए और उसी अच्छा सीड ट्रीट करके उसको अच्छे टाइम पे उसको लगाया जाए। तो सीड ही असल बुनियादी जुज़्व है अच्छी पैदावार लेने के लिए आलू के अंदर। जी, खुर्रम साहब, बीज को दवाई लगाकर काश्त करना कितना अहम है? सीड ट्रीटमेंट जो है, अब तो उसकी अहमियत से कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि सीड ट्रीटमेंट आलू हो या और भी जो भी ग्रेन क्रॉप है उस पर सीड ट्रीटमेंट तो मस्ट है। अब तो मैं नहीं समझता कि दुनिया में इसके सीड ट्रीटमेंट के बगैर कोई क्रॉप अब लगती हो। आलू के हवाले से अगर बात करें तो सीड ट्रीटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो सॉइल बॉर्न आपको डिजीज़ हैं और प्री इमरजेंस जो उसको डिजीज़ आती होती हैं वो ट्रीटमेंट उसको कवर करता है और उसको वो आने नहीं देता। मेरा तो ये सबसे मशवरा है क्योंकि मैं बीइंग ए फार्मर, मेरा जो एक्सपीरियंस है तो मेरा तो एक्सपीरियंस ट्रीटमेंट तो लाजमी होनी चाहिए इसकी, और ताकि बीमारियों से आलू के बीमारियों से बचेगा तो अच्छी क्रॉप आपको यूनिफॉर्मिटी उसकी पैदावार की भी आएगी और आपकी क्रॉप की यूनिफॉर्मिटी ये भी आएगी। जी मुनीब साहब, आप ये बताएंगे कि क्या मौसमी हालात जो हैं वो भी बीज के उगाव को मुतासर करते हैं? जी अहमद साहब, बिल्कुल। मौसमी हालात ना सिर्फ उगाव के लिए बल्कि मेरा ख्याल है ओवरऑल आलू की पूरी फसल के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अर्ली स्टेजेस में अगर आप देखें तो कुछ हमारे दोस्त जो हैं कुछ एरियाज़ के वो अर्ली काश्त करते हैं आलू, तो उसमें बाज़ औक़ात उनको सीड ट्यूबर जो है वो ख़राब होने का बहुत ख़तरा होता है। तो उसमें अगर ज़्यादा टेम्परेचर हाई चला जाए तो भी सीड ख़राब हो जाता है। तो आलू की काश्त के लिए एक आइडियल टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर हम जिस तरीके से टेम्परेचर जो है अब ज़्यादा सर्दी की तरफ चला जाता है तो उस मरहले में भी आके आलू के बीज पे काफ़ी असर पड़ता है। मतलब उसमें आप देखें कि नॉर्मल कंडीशन में आलू 15 से 20 दिन में बाहर आ जाता है खेली से। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर की सूरत में वही आलू 25 से 30 दिन भी ले जाता है और बाज़ औक़ात उससे ज़्यादा भी ले जाता है। इसी तरीके अगर हम बात करें आगे, जब हम आलू हार्वेस्ट करते हैं तो उस दौरान भी अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो वो भी आगे मज़ीद फसल को प्रोक्योर करने के लिए सीड को प्रोक्योर करने में बहुत इफ़ेक्ट करता है। हाई टेम्परेचर पे वो सीड रॉटनिंग की तरफ चला जाता है। मखदूम साहब, आप बताएंगे कि उनको ज़मींदार साहबान किसी भी सीड ट्रीटमेंट का इंतखाब करने से पहले उस ट्रीटमेंट की कौन सी खसूसियात का या उस केमिकल की कौन सी खसूसियात को मद्देनज़र रखते हैं? नॉर्मली जो आलू के ज़मींदार हैं वो ज़हर का इंतखाब करते हुए 3 से 4 चीज़ें अपने ज़हन में रखते हैं। नंबर 1, जो आलू का ज़हर लगाने के लिए नंबर 1 वो चीज़ देखते हैं कि वो स्टिकी हो वो केमिकल। दूसरे नंबर पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, ज़्यादा अरसे तक वो सॉइल बॉर्न बीमारियों, जो सॉइल बॉर्न डिजीज़ेज़ होती हैं, ज़मीन के अंदर बीमारियाँ होती हैं, उनके अगेंस्ट वो लंबे अरसे तक कंट्रोल दें। और तीसरे नंबर पे ज़्यादा जो सीड की जर्मिनेशन है उस पे उसका बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो।
तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो नॉर्मल आलू के ग्रोवर अपने ज़हन में रख के अच्छे जो सीड ट्रीटमेंट का इंतखाब करते हैं। खुर्रम साहब, जैसे कि मखदूम साहब ने खसूसियात के बारे में बताया, आप बताएँगे कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ये खसूसियात मौजूद हैं? सीड ट्रीटमेंट के हवाले से तो हमारे जो ज़हन में जो एक ही है, वो आपकी जो सेलेस्ट है सिंजेंटा की, द बेस्ट प्रोडक्ट। वो पिछले 5 साल से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। और रिसेंटली पिछले 1-2 साल से आपका जो ट्रायल है वाइब्रेंस प्रीमियम जो चल रही है, वो उसके ट्रायल हमें हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो इससे बहुत अच्छी होगी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आलू की फ़सल है, ये एक हाई टेक क्रॉप है और हाई टेक क्रॉप को बीज जो है उसका उगाव और पौधों की तादाद जो है वो उसका बहुत अहम रोल है। और इस पे आलू की जो इब्तदाई मरहले पे जो बीमारियाँ असरअंदाज होती हैं, जैसे रेज़िक्टोनिया, फुज़ेरियम, इसका इस वक़्त भी मार्केट में जो सबसे अच्छा हाल मौजूद है वो है सेलिस्ट। और आने वाले टाइम पे जो प्रोडक्ट होगा वो है वाइब्रस प्रीमियम। जिससे सेलिस्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो सेलिस्ट जो है इस वक़्त भी फर्स्ट चॉइस ऑफ द पोटैटो ग्रोअर है और ये 50 दिन तक जो है वो अपने काश्तकारों को आलू पे इन बीमारियों के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। आपके ख़्याल में बीज को बीमारियों से महफूज़ करके कितने मन पैदावार में इज़ाफ़ा किया जा सकता है? जी अहमद साहब, सीड ट्रीटमेंट के इस्तेमाल से आलू को बीमारियों से पाक करके एक खातर खा इजाफा लिया जा सकता है फसल से। एक रफ अंदाजे के मुताबिक 10 से 12 बोरियां, जो कि 15 से 20% जो है इजाफा आप फसल से ले सकते हैं। और वो जो सीड होता है आपका, वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी बड़ा आइडियली प्रोक्योर हो जाता है, जो कि बीमारियों से पाक होता है और वो एक आइडियल सीड की बुनियाद बनता है। जैसा कि मुनीब साहब ने बताया कि बीमारियां जो हैं वो मतलब 15 से 20 मन बीमारियों के कंट्रोल से इजाफा होता है। मखदूम साहब, आप बताएंगे कि कौन-कौन सी बीमारियां इस स्टेज पे जो है वो पोटैटो की फसल पे या इब्तदाई मरहले में ज़िम्मेदार को उनका सामना करना पड़ता है? जो फील्ड के अंदर हमने देखा है कि सीड ट्रीटमेंट सोइंग के दौरान मेजरली 2 बीमारियां ही ज़्यादा कॉमन हैं। उसमें रज़ोक्टोनिया स्पीशीज़ है और फुज़ेरियम है। यही अर्ली सॉइल जो 2 सॉइल बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं जो ज़्यादातर आलू के अंदर हमने नोट किए। खुर्रम साहब, आप टिश्यू कल्चर पे माशाल्लाह आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है और टिश्यू कल्चर लैब भी आप डेवलप कर रहे हैं अपने फार्म पे। आप बताएंगे कि टिश्यू कल्चर से हम बीमारियों का किस हद तक कंट्रोल जो है वो हासिल कर सकते हैं? वैसा टिश्यू कल्चर के हवाले से टेक्निक, जो टिश्यू कल्चर की टेक्निक है दुनिया में सबसे बेस्ट टेक्निक है, जिससे आप ना कि सिर्फ आलू ही बल्कि अदर प्लांट्स भी और आपको बिल्कुल डिजीज़ फ्री उसको आप सर्टन एनवायरनमेंट में, कंट्रोल एनवायरनमेंट में आपको किसी भी प्लांट का टिश्यू लेके उसको आप उसको ग्रो करते हैं और उसको बिल्कुल बीमारियों से पाक रखा जाता है। वो ऐसी है जैसे एक आप किसी सीड की नई जनरेशन बना रहे हैं। टिश्यू कल्चर के हवाले से पाकिस्तान में ये बहुत अभी इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन दुनिया तो सारा जो अभी आप इम्पोर्टेड सीड आ रहा है, ये सारा ही टिश्यू कल्चर से डेवलप किया होता है। इसकी मल्टीप्लाई आपको जो मल्टीप्लिकेशन होती है, वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इसको टिश्यू कल्चर को यूज़ कर आप करते हैं। तो पाकिस्तान में हमने हार्डली जो पोटैटो पे काम हो रहा है टिश्यू कल्चर में, वो चंद एक फिंगर टिप पे होंगी। ये जो लैब्स हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे हैं और जो प्राइवेट सेक्टर में 2 या 4 होंगी। हमने भी इस पे इनिशिएटिव लिया क्योंकि हम इम्पोर्टेड सीड, हमारा जो मुल्की ज़र मुबादला है वो जो इम्पोर्ट करते हैं हम सीड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और गवर्नमेंट का भी इसमें फोकसिंग है कि हमारा जो ज़र मुबादला बाहर ना जाए और हमारा लोकल सीड प्रोडक्ट हो। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये चीज़ ज़रूरत भी है हमारी। और बीइंग फार्मर, मेरा तो ख़ैर समझता हूँ कि हर एक बड़े फार्मर के पास एक अपनी टिश्यू कल्चर लैब एस्टेब्लिश होनी चाहिए, जो अपना ज़रूरत का सीड खुद बनाए और उसको अपनी ज़ाती निगरानी में उसको डेवलप करे। तो इससे अच्छी तकनीक तो दुनिया में है ही नहीं और दुनिया इसी पे फोकस है। और यही ट्यूबर के लिए, जो पोटैटो ट्यूबर के लिए, ये सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको हम इसकी हिफाजत हम ले सकते हैं। अभी हमारा मुल्क थोड़ा पीछे है, फार्मर को नो हो नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन मेरा तो मशवरा है, गवर्नमेंट से भी है, आप लोगों से भी है, इदारों से भी है कि इसको डेवलप किया जाए, इसको प्रमोट किया जाए, ताकि फार्मर को सस्ता और बीमारियों से बिल्कुल पाक सीड उसको मैसर आए।
जैसा कि खुर्रम साहब ने बताया कि टिश्यू कल्चर जो है वो उससे हम बीमारियों का से पाक जो है वो बीज तैयार कर सकते हैं। तो मनीष साहब बताएंगे कि रेज़िगोनिया फुज़ेरियम जो है इसका मॉइस्चर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ राइज़ोक्टोनिया के बारे में, क्योंकि फार्मर्स इस बीमारी से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। ख़ास तौर पे वो फार्मर जो पेप्सिको के साथ या कैंडीलैंड के साथ या जो पोटैटो एक्सपोर्ट करते हैं, वो इस बीमारी से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ये एक आलू के ऊपर एक निशान सा आता है ब्लैक कलर का, जो कि हम नेग्लेक्ट करते हैं, बट ओवरऑल ये हमारी फसल को बहुत इफ़ेक्ट करता है, जो कि सीड को भी करता है। और जब हम आलू ये एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें भी बाहर के मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ जो हो गए या मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। उनका एक बहुत ही स्टोन्ड क्राइटेरिया है ये कि आपकी जितना भी आलू है वो हर किस्म की बीमारी से पाक होना चाहिए। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा ट्रीटमेंट सिंजेंटा का सिलेस्ट है। और ट्रायल्स में जो कि हमारे पास लग रहे हैं 2 साल से, हम जिसको बड़ी क्रिटिकली हम देख भी रहे हैं, और वाइब्रेंस प्रीमियम है। इन दोनों के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और मेरा ये मशवरा होगा फार्मर्स को भी कि मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस के मुताबिक कि उनको सीड ट्रीटमेंट में सिलेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ आलू के काश्तकार मौजूद हैं। हम इनसे सीड केयर के तअस्सुरात सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद हफ़ीज़ ख़ान है। मैं पाकपतन के एरिया में 150 एकड़ का फार्मर हूँ और मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा अपने ख़यालात सीड केयर के बारे में। सीड देखें जी, किसी भी फसल की शुरुआत है। अगर आपने अच्छी प्रोडक्शन लेनी है, आपके पास अच्छा सीड होना चाहिए और अच्छे सीड को एक माहौल देना चाहिए जिसमें वो परफॉर्म कर सके। तो सीड के ट्रीटमेंट्स जो होते हैं उनका बहुत फ़ायदा होता है। ख़ास तौर पे अगर आलू की बात करें तो सीड केयर बहुत ही अहमियत का हासिल रखता है। पोटैटो के अंदर जब आप सीड केयर इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो रूट ज़ोन होता है वहाँ पे राइज़ोक्टोनिया जैसी बीमारियों के ख़िलाफ़ पूरी आपको हिफाजत मिलती है। उसके अलावा आपकी क्रॉप जो है बहुत हरी भरी नज़र आती है। ना सिर्फ इन बीमारियों के ख़िलाफ़ हिफाजत देता है, आपको और फ़ायदे भी मिलेंगे। मसलन उसकी आँखें जो हैं वो इकट्ठी फूटती हैं, ज़्यादा चांस होते हैं आँखें इकट्ठे फूटने के, जिसकी वजह से जो आपका फल है वो इकट्ठे एक टाइम पे लगना शुरू होता है और रला मिला माल मिलता है, राशन ज़्यादा मिलता है, सीड कम मिलता है, जिसकी वजह से आपकी पैदावार ज़्यादा आती है। मैं आलू के काश्तकारों को, बल्कि सब काश्तकारों को, हर फसल के काश्तकारों को रिकमेंड करूँगा जी, मशवरा दूँगा कि वो सीड केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। इससे भरपूर पैदावार मिलेगी और आपको बेहतरीन मुनाफा होगा। बहुत शुक्रिया अहमद हफ़ीज़ साहब। अब हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मखदूम साहब, जैसा कि आपका तल्लक एक वैल्यू चेन इंडस्ट्री से है, तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप नाज़रीन को ये बताएं कि आपकी जो कैडीलैंड है वो अपने फार्मर की पैदावार बढ़ाने में क्या रहनुमाई करती है? और इसके साथ दूसरा सवाल ये है कि आप जिस वक़्त अपने ग्रोअर से, कॉन्ट्रैक्ट ग्रोअर से प्रोड्यूस परचेज़ करते हैं, तो कौन से अवामल को मद्देनज़र रखते हैं? इसमें इंडस्ट्री 2003 से जो पोटैटो की बाइंग कर रही है, ये इसमें इंडस्ट्री डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू अपनी जो बाइंग करती है। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मर के साथ ही इंगेज होते हैं। उसमें हम लोग उनसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनको हम लोग जो मिनी ट्यूबर्स हैं वो इंपोर्ट करके हॉलैंड से देते हैं उनको अच्छे सीड के लिए। उसके बाद अगला मरहला उनकी जो क्रॉप किया जाती है, तो जैसे वो लोग सोइंग करते हैं तो हम उनके साथ इंगेज रहते हैं। उन डेली बेसिस पे उनके साथ हम लोग फ़ोन पे कांटेक्ट होते हैं। उसके बाद वीकली बेसिस के साथ उनके हम फील्ड विज़िट कर रहे होते हैं। उसके अलावा भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो जिस हमारे दोस्त ग्रोअर का कोई भी इशू होता है तो वो हमें व्हाट्सएप करता है, हम लोग व्हाट्सएप पे भी उनका वो सलूशन दे रहे होते हैं। तो इस तरह ये सारी की सारी वो पोटैटो की सस्टेनेबिलिटी के अंदर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ फार्मर इजी रहते हैं, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान की मार्केट होती है, फ्लक्चुएट करती है ऊपर नीचे, तो फार्मर इसमें सिक्योर रहता है। तो इसलिए हम लोग प्योरली फील्ड ओरिएंटेड जो है वो ये काम सारा करते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि किन बातों का हम ख्याल रखते हैं जब हम लोग फार्मर से क्रॉप उठाते हैं, तो उसमें 3 से 4 मेन चीज़ें होती हैं कि जो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि फार्मर को हम लोग कहते हैं कि वो आइडियल टाइम पे वाइन किलिंग करे, जो बेल ऊपर से हम लोग कटवाते हैं। उसके बाद 10 टू 12 डेज़ मिनिमम हम देते हैं कि उसकी स्किन मैच्योर हो, कि स्किन मैच्योर होनी चाहिए। उसके बाद वो हम फील्ड विज़िट करते हैं और हम फार्मर को कहते हैं कि यस आप लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ होती है कि डिज़ीज़ फ्री हो, कि जिसमें नॉर्मली जो कॉमन स्कैब एक इशू बढ़ रहा है,
इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो वो उससे वो कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग जस्ट उसको 2 से 3% हम अलाउ करते हैं कि डिज़ीज़ फ्री हो। तीसरे नंबर पे वो जो रॉटनिंग और जो गलना सड़ना पोटैटो बिल्कुल वो अलाउ नहीं करते, क्योंकि ये इंडस्ट्री का मेन कंसर्न है कि ये क्रॉप डिजीज़ से फ्री होना चाहिए। और ओवरऑल हम लोग अगर इस इंडस्ट्री का देखें जो कि मतलब क्रिस्प या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो ये तकरीबन 2015 में इनका 15% शेयर था और अभी हम लोग तकरीबन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 32% पे चली गई है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत ही अहम रोल है पोटैटो जो एरिया जो इंक्रीज़ हो रहा है उसके अगेंस्ट। अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। मैं मखदूम साहब का, खुर्रम वाहिद साहब का और मुनीब साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी मसरूफियत से अपना वक्त निकाला और अपने नाजरीन को मुफीद मशरों से नवाजा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।